दोस्तों एजीएम्स का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि एजीएम में की गई बातें मैनेजमेंट के विजन को दर्शाती है। हमें एजीएम से पता चलता है कि कंपनी आने वाले समय में क्या विजन रखती है। तो दोस्तों 47th एजीएम रिलायंस इंडस्ट्री की अभी गई और मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री के, उन्होंने क्या बातें कही, आइए दोस्तों इन पे कुछ हम ईगल्स आई व्यू से नजर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मुकेश अंबानी जी ने भारत के ग्रोथ और इकोनॉमिक आउटलुक पे भरोसा जताया। दोस्तों जो अनमैच्ड डेमोग्राफी भारत की है उससे चलते भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर पे स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म रखा। जी हाँ दोस्तों, भारत जो 2027 तक दोस्तों दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, इसके पोटेंशियल को बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझा। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के विजन को अलाइन किया नेशनल ग्रोथ प्रायोरिटीज के साथ और विकसित भारत में किस प्रकार से रिलायंस का भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा, इस पे दोस्तों बातचीत की। दोस्तों पिछले इतने सालों में रिलायंस ने किस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और इनोवेशन में दोस्तों भागीदार बने हैं। दोस्तों रिलायंस ने अपने आप को पोजीशन किया है डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने की ओर। दोस्तों अपने सारे बिजनेसेस में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को क्लब करके सारे बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए दोस्तों फोकस किया जाएगा। दोस्तों रिलायंस ने R&D में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा किया है। दोस्तों अकेले पिछले साल 3643 करोड़ रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे दोस्तों इन्वेस्ट किया है, जिससे दोस्तों रिलायंस ने 2555 पेटेंट्स दर्ज की, ज्यादातर दोस्तों ग्रीन एनर्जी, बायो एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में। तो इसी के साथ दोस्तों रिलायंस का बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड टर्नओवर 10 लाख करोड़ का दोस्तों रिलायंस ने दर्ज किया और भारत की पहली कंपनी बनी दोस्तों 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचने वाली। प्रॉफिट्स की बात करें तो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1.8 लाख करोड़ का रहा और नेट प्रॉफिट 79,000 करोड़ के साथ अगेन ये भारत की दोस्तों सबसे पहली कंपनी हुई ये प्रॉफिट दर्ज कराने के लिए। सो जब बिजनेस है, प्रॉफिट है दोस्तों, इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा दोस्तों टैक्स में। करीबन 1.8 लाख करोड़ का दोस्तों टैक्स और ड्यूटीज रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले साल पे की। दोस्तों मैं रिलायंस इंडस्ट्री का पास्ट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं 1998 में जो सिर्फ 10,000 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर करते थे, 2004 में पहली बार 50,000 करोड़ के टर्नओवर को पार किया, 2007 में ये 1 लाख करोड़ पहुंचे, 2010 2 लाख करोड़। दोस्तों बीच का काफी समय दोस्तों म्यूटेड रहा जब ये सिर्फ ज्यादातर इनका टर्नओवर ऑयल एंड गैस से आता था। दोस्तों रिलायंस ने ये समझा कि ऑयल एंड गैस साइक्लिकल इंडस्ट्री है और रिलायंस को सेक्युलर ट्रेंड की कुछ इंडस्ट्री पे फोकस करना होगा। इन्होंने दोस्तों ऐसे बिजनेसेस जो दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकते हैं वहां पे फोकस किया, जिसका रिजल्ट दोस्तों 2018, 19, 20 में दिखने को लगा। अब देख सकते हो 2019 में 5 लाख करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, करीबन हम कह सकते हैं दोस्तों 4 साल के म्यूटेड फेज के बाद। दोस्तों अगर रिलायंस ने सेक्युलर ट्रेंड पे फोकस नहीं किया होता, इमर्जिंग इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया होता, तो ऑयल एंड गैस का बिजनेस धीमे धीमे मैच्योरिटी पे और स्टैग्नेंट स्टेज पे आता, जहां पे ग्रोथ मिलना मुश्किल होता। तो अब रिलायंस दोस्तों एक इंजन नहीं बल्कि मल्टीपल इंजन से आगे बढ़ रहा है। ये साल जैसा हमने देखा दोस्तों 10 लाख करोड़ का टर्नओवर विथ टैक्स इंक्लूडेड पार किया है, पर 2025 में तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख करोड़ का दोस्तों दर्ज होने की उम्मीद है। पिछले पूरे सालों में हम देख सकते हैं जबरदस्त रिलायंस ने ग्रोथ किया है। जैसे दोस्तों बरसों पहले टाटा साइक्लिकल इंडस्ट्री यानी स्टील से निकल के अलग अलग इंडस्ट्रीज में गई और जबरदस्त ग्रोथ किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो सिर्फ स्टील में थे, अलग अलग इंडस्ट्री में निकल के उन्होंने ग्रोथ किया। हम रिलायंस को देख सकते हैं, रिलायंस भी उस इंडस्ट्री से निकल के दोस्तों आने वाले समय के इमर्जिंग इंडस्ट्री में दोस्तों आगे बढ़ रही है। जैसे दोस्तों सेल्स बढ़े, हम देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त रही और अनोखी बात रिलायंस की यह है दोस्तों कि इन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया है। कंसिस्टेंट कैश फ्लो हम देख सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के कारण इन्होंने अपने इन्वेस्टर को भी कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है। दोस्तों 1995 में जो खाली 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, ये 2000 करोड़ के प्रॉफिट पे फाइनेंशियल ईयर 2000 में पहुंचे, 2004 5000 करोड़ और दोस्तों 2007 में 10,000 करोड़ और फिर 25,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचने में इन्हें दूसरे 9 साल लगे, जो कि लंबा था समय था, क्योंकि ये समय पे दोस्तों रेवेन्यू भी अच्छे नहीं थे और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे थे। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू इन्हें इमर्जिंग इंडस्ट्री से मिलने में थोड़ा समय लगा क्योंकि वो नए बिजनेस थे। पर आप देख सकते हो दोस्तों 2016 से सेल्स और प्रॉफिट दोनों में कंट्रीब्यूशन रिलायंस का आने लगा था।
25,000 करोड़ जो इन्होंने 2016 में दर्ज किया, 2021 50,000 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी थी 50,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने वाली, और अब दोस्तों हम देख रहे हैं रिलायंस 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट्स की ओर दोस्तों आगे बढ़ती जा रही है। राइट फ्रेंड्स, ये पूरे समय में नेट प्रॉफिट मार्जिन हम हिस्टोरिकल देख सकते हैं दोस्तों 5 to 11-12% के बीच में रहते हैं। एंड यस दोस्तों, कभी भी आप नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन के जोन में एंटर नहीं हुए हो। ऐसी कंपनी से दोस्तों हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कब कौन सी इंडस्ट्री में एंटर होना है। दोस्तों ऐसी कंपनी से हम अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे रहना है। दोस्तों इसी वजह से हम देख सकते हैं पिछले 25 सालों में रिलायंस ने 100 टाइम्स रिटर्न दी। दोस्तों ये वो फेज था जो मैंने आपको बताया जब सेल्स नहीं बढ़ रहे थे और इसीलिए प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे थे और आपके वैल्यूएशंस भी नहीं बढ़ रहे थे। पर जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज ने अपना रूप खिलाया, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, हम देख सकते हैं पिछले 9 साल में दोस्तों वैल्यूएशंस 10 गुना हो चुके हैं। राइट, सो पूरी हिस्ट्री में दोस्तों कंसिस्टेंट डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्री ने पेश किए। दोस्तों जो इनके इमर्जिंग बिजनेस है उसमें से एक है डिजिटल सर्विस, जो जियो के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जियो आज वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल डेटा कंपनी हो चुकी है 49 करोड़ रिकॉर्ड कस्टमर के साथ। यहां दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुई इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर बेस। भारती का भी बड़ा बेस है, पर भारती भारत के अलावा दूसरे कंट्रीज को कंसोलिडेट करने के बाद इतने बेस पे पहुंचता है। डोमेस्टिकली दोस्तों जियो इज नंबर 1। दोस्तों इन्होंने पान इंडिया रोल आउट किया जियो ट्रू 5G। ये दोस्तों जियो लार्जेस्ट 5G नेटवर्क है ग्लोबली। दोस्तों जियो डेवलप कर रहा है नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेटाइज एआई को पूरे भारत में दोस्तों करने के लिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे जियो की हिस्ट्री देखें तो ये कुछ भी नहीं थे कुछ साल पहले, बहुत लेट बिजनेस में आए। 2018 में हम देख सकते हैं दोस्तों 19 करोड़ का इनका सब्सक्राइबर बेस था। ARPU था नहीं, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने फ्री दिए थे। 2020 में इनके सब्सक्राइबर 39 करोड़ पहुंचे, ARPU 130 था, और ये लोग एक बेंचमार्क 50,000 करोड़ के टर्नओवर को सिर्फ इतने 3 साल में दोस्तों पार कर सके, जो ऑलरेडी भारत के लिए एक रिकॉर्ड है। दोस्तों इतने कम समय में 50,000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचने वाली आप मुझे दूसरी कंपनी बता सकते हो? दोस्तों धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते अब तक ये 49 करोड़ के सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। यानी जी हाँ दोस्तों, इस साल 1 करोड़ सब्सक्राइबर के बढ़ते ही हम 50 करोड़ के बेंचमार्क को पार करता हुआ देखेंगे। ARPU भी रिलायंस ने धीमे धीमे हर साल बढ़ाया। 182 का ARPU अभी है, जो 132 था सिर्फ 2020 में। लोगों को दोस्तों क्वालिटी पसंद आई और लोग ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जियो 2023 में पहली कंपनी बनी 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पहुंचने वाली सिर्फ 6 साल के समय में। अब तक रिलायंस जियो दोस्तों 1,28,000 करोड़ के टर्नओवर पिछले साल पहुंच चुकी है। तो जबरदस्त ग्रोथ हम यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं। इसे हम कोई और कंपनी से तो कंपेयर कर नहीं सकते टेलीकॉम में, क्योंकि टेलीकॉम में हाई कंपटीशन के कारण ज्यादातर टेलीकॉम की कंपनी बिजनेस की आउट हो चुकी थी। सिर्फ वोडाफोन भारती टिके हुए थे, उसमें वोडाफोन का भी नंबर दूर दूर तक नहीं है। कंटिन्यू सब्सक्राइबर गिरते जा रहे हैं। टक्कर में अगर कोई है तो दोस्तों भारती एयरटेल। दोस्तों भारती एयरटेल भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने वाली कंपनी थी, इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हैं। पर जब जियो एग्रेसिव होके दोस्तों 3G में आया, भारती को भी फ्रंट फुट में आके जबरदस्त इन्वेस्ट करना पड़ा और कैपेक्स के कारण भारती उस साल लॉस में गई। पर यस दोस्तों, भारती इज बैक इन प्रॉफिट्स। तो हम ये जरूर कहेंगे भारती एयरटेल इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी इन टेलीकॉम। यहां मैंने क्वार्टरली टर्नओवर लिखा है दोस्तों। क्वार्टरली टर्नओवर भारती का 38,506 है वर्ल्ड वाइड। जियो का 35,000 करोड़ का टर्नओवर डोमेस्टिकली। दोस्तों जियो का ग्रोथ जबरदस्त है, इस क्वार्टर भी 10.6% का ग्रोथ किया है। भारती का 2.8% का ग्रोथ। प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं जियो के 5700 प्रॉफिट क्वार्टरली, भारती 4718। तो मार्जिन में बड़ी गैप है, जियो 16% प्रॉफिट मार्जिन, भारती 12% प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों क्लियर बात है, जियो साइज वाइज डोमेस्टिक बड़ी है, ग्रोथ इनका जबरदस्त है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मार्जिन भी इनके अच्छे है। तो टक्कर जियो जबरदस्त दी भारती एयरटेल को। दोस्तों इनका दूसरा इंजन जो जबरदस्त बड़ा बना वो है रिटेल बिजनेस। दोस्तों रिटेल बिजनेस में जब ये लोग एंटर हुए, वो समय था दोस्तों रिटेल के इमरजेंस का, और बड़ी बड़ी कंपनी बिग बाजार, डी-मार्ट अपने कदमों को दोस्तों भारत भर में बढ़ा रहे थे, जिसमें महिंद्रा भी आया, जिसमें टाटा भी आया। पर रिलायंस रिटेल सबसे बड़ी
रिटेल कंपनी बनी भारत की। आज दोस्तों रिलायंस रिटेल के करीब भारत की दूसरी कोई रिटेल कंपनी नहीं है, जिसके कारण रिलायंस रिटेल आज दोस्तों टॉप ग्लोबल रिटेलर में गिनी जाती है, स्टोर काउंट के बेस पे, मार्केट कैप के बेस पे और एम्प्लॉइज के बेस पे। दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू यू कैन सी 3 लाख करोड़ का दोस्तों इन्होंने किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो आईटी की कंपनी है टीसीएस, आज हम कह सकते हैं उनसे भी बड़ा टर्नओवर रिलायंस रिटेल कर पा रही है। तो रिलायंस रिटेल आई भले लेट, पर इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया दोस्तों। 18% का ईयर और ईयर ग्रोथ के साथ आज रिलायंस रिटेल नंबर 1 हुई। दोस्तों पिछले साल 1840 न्यू स्टोर ओपन किए, टोटल 18836 स्टोर्स पहुंच चुके हैं, 79 मिलियन स्क्वायर फुट रिटेल स्पेस के पास। तो इसके करीब और कोई रिटेल की कंपनी नहीं है। जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज डीमार्ट। जितना ये लोग क्वार्टरली टर्नओवर करते हैं उतना भी डीमार्ट एनुअल टर्नओवर नहीं करती है। तो बाकी का सब की कंपनी हो तो दोस्तों बहुत दूर है इनसे, हर एक चीज में, चाहे आप टर्नओवर गिनो, चाहे स्टोर्स में गिनो या चाहे रिटेल स्पेस में गिनो। मैंने दोस्तों यहाँ पे रिलायंस रिटेल का भी डेटा दिया हुआ है। 2010 में 1000 स्टोर भी नहीं थे, खाली 5000 करोड़ के करीब का टर्नओवर करते थे। दोस्तों आप देख सकते हो 2019 आते आते 10,000 स्टोर इन्होंने पार किए। दोस्तों 9 साल लगे 1000 से 10,000 स्टोर पहुंचने में। यानी हम कह सकते हैं रिलायंस एवरी ईयर 1000 से ज्यादा स्टोर ओपन करता जा रहा है, जिससे 2019 में ये लोग दोस्तों 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार कर चुके थे। यस फ्रेंड, वी कैन से रिलायंस वाज लार्जेस्ट रिटेल इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में वैसे भी फ्यू कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है लाख करोड़ के टर्नओवर वाली, जिसमें रिलायंस रिटेल ने अपनी एंट्री की। आज जब हम देख रहे हैं दोस्तों करीबन 19,000 स्टोर के करीब पहुंचे हैं, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करते हैं, बिल्कुल तगड़े दोस्तों ग्रोथ के साथ। दोस्तों अगर रिटेल को भी मैं कंपनी वाइज देखूं तो आप देख सकते हो दोस्तों रिलायंस रिटेल का क्वार्टरली टर्नओवर 75,000 करोड़ है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी डीमार्ट 14,000 करोड़ का क्वार्टरली टर्नओवर करती है। दोस्तों बिग बाजार का भी बड़ा टर्नओवर था, पर बिग बाजार भी रिलायंस रिटेल जितना बड़ा नहीं हो पाया था। दोस्तों ट्रेंड जो कि टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, ट्रेंड ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ किया है और भारत भर में ये बहुत अच्छा फैल रहे हैं। दोस्तों इन 3 के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई दूसरे जो सारे स्टोर है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 स्टोर वो है जिनको बड़े ग्रुप का पैकिंग है और बहुत अच्छा काम भी ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों ये साल रिलायंस का टर्नओवर 8% से बड़ा है, कम बड़ा है। रिलायंस ने कुछ एम्प्लॉय को रिमूव भी किया है। डीमार्ट 19% का ग्रोथ किया है इस साल, और ट्रेंड ने 56% का ये क्वार्टर में ग्रोथ किया है। तो हम देख रहे हैं ट्रेंड पिछले कुछ समय में बढ़िया ग्रोथ पे आता जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों रिलायंस की 2500 करोड़, डीमार्ट 773, ट्रेंड 391 करोड़, और इन सब में ट्रेंड का प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों बहुत अच्छा है। पर साइज वाइज हम देखें तो बिल्कुल ही ट्रेंड कंपेरेबल नहीं है रिलायंस के रिटेल के साथ। तो अगर रिलायंस रिटेल इंडिविजुअल कंपनी होती तो ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होती, निफ्टी 50 में भी ये कंपनी जरूर होती। दोस्तों इन उदाहरण को देख के हम जरूर कह सकते हैं कि रिलायंस जो बिजनेस में कदम रखता है वो बिजनेस में अव्वल आने की ताकत रखता है। स्ट्रेटेजिकली ये जबरदस्त काम दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस का जो पुराना बिजनेस है जिसे ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहते हैं, इन्होंने दोस्तों लास्ट ईयर 5.7 लाख करोड़ का टर्नओवर किया। इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों आधे के करीब टर्नओवर इमर्जिंग बिजनेस जो अभी शुरू हुए हैं वो देने लगे हैं। EBITDA दोस्तों 62,000 करोड़ ऑयल टू केमिकल से दोस्तों आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दोस्तों इमर्जिंग बिजनेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं EBITD में। दोस्तों इस बिजनेस को भी आगे ले जाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस की बात की रिलायंस ने। ऑपरेशनल एक्सलेंस, डाइवर्सिफाइड फीड स्टॉक सोर्सिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी को काम में लगा के OTC बिजनेस को भी दोस्तों आगे ले जाएंगे। दोस्तों मैंने सेगमेंटल रेवेन्यू सबको अगर हम क्लब करें तो दिया हुआ है। क्वार्टर 1 के दोस्तों ये डेटा है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, 18% ग्रोथ किया है, 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है इस क्वार्टर में। रिटेल जो कि 26% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8% का ग्रोथ हुआ है। डिजिटल सर्विस 12% कंट्रीब्यूट कर रही है, 10.6% से ग्रोथ किया है। अदर बिजनेसेस खाली 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 32% डिक्लाइन हुआ है। ऑयल एंड गैस जिनका 2% का कंट्रीब्यूशन है, ये 33% दोस्तों ग्रो कर रहे हैं इस साल। प्रॉफिटेबिलिटी में देखें दोस्तों रिटेल 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4.5% इस साल ग्रोथ किया। डिजिटल सर्विस का दोस्तों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो खाली 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी जियो खाली 12% कंट्रीब्यूट करता है टर्नओवर में, पर प्रॉफिट में दोस्तों ये 33%
कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12% ग्रोथ किया। रिलायंस स्टैंड अलोन बिजनेसेस 53% का शेयर है, 4% से प्रॉफिट दोस्तों कम हुए हैं। अगर हम टोटल डेप्ट की बात करें, पिछले साल ग्रॉस डेप्ट 3.3 लाख करोड़ की थी, पिछले 3 महीने में दोस्तों ये 20,000 करोड़ से घटके दोस्तों 3 लाख करोड़ पहुंची है। तो ओवरऑल 6% का ग्रॉस डेप्ट में कमी देखी गई है। Q4 में 2 लाख करोड़ था, अभी 1.9 लाख करोड़ है, 15,000 करोड़ से दोस्तों कम हुआ है। तो नेट डेप्ट जो 1.16 लाख करोड़ थी Q4 में, ये 1.12 लाख करोड़ हुई है, यानी 4,000 करोड़ से दोस्तों कम हुई है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर रिलायंस। इसमें अब नया क्या दोस्तों, एजीएम में आने वाले समय के बिजनेसेस की भी बात हुई है, और दोस्तों वो है न्यू एनर्जी इनिशिएटिव। दोस्तों रिलायंस ने कमिट किया है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी, सोलार, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की, और जो आने वाले समय में बड़ा रूप दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों इस्टेब्लिश करने का कमिट किया है धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि दोस्तों वर्ल्ड का, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो यस दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, रिलायंस जो भी करता है बड़ा करता है, सबसे बड़ा करता है, और इसीलिए दोस्तों शेयर होल्डर वैल्यू और रिवॉर्ड में रिलायंस कभी पीछे नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स, डिविडेंड तो दोस्तों कंसिस्टेंट ही मिले हैं रिलायंस शेयर होल्डर्स को। दोस्तों इन्होंने अगेन अनाउंस किया है 1-on-1 बोनस शेयर, जो मात्रा में शेयर होंगे एक पे एक दोस्तों बोनस शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। कई लोग कहते हैं दोस्तों कि अब रिलायंस बोनस देने वाला है, क्या अब मैं लूं? दोस्तों बोनस देख के लेके क्या करेंगे, क्योंकि बोनस यानी आपको एक पे एक शेयर मिलेगा, पर वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाव आधा हो जाएगा। तो बोनस से कोई मतलब नहीं है कि बोनस की वजह से मिलूं। रिलायंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में, हम बरसों से ये रिकमेंड करते हैं, और ये पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए, क्यों ना हो दोस्तों। सबसे बड़ा रिटेल, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, और अब सबसे बड़ा रिन्यूएबल बिजनेस, definitely we should have Reliance, but not due to bonus, due to their businesses। दोस्तों बोनस एक कॉर्पोरेट एक्शन है, और कॉर्पोरेट एक्शन दोस्तों बिजनेस के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्रपोजिशन को दोस्तों थोड़ा चेंज करता है। पर एक बात तय है दोस्तों, इस एजीएम ने सिग्नल किया है आने वाले समय के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को। तो फ्यूचर आउटलुक क्या लेके चले एज पर देयर एजीएम। दोस्तों इन्होंने एम किया है अपने रेवेन्यू को और ईबीआईटीडीए को हर 3-4 साल में दुगना करेंगे। अगर आपका धंधा और ईबीआईटीडीए हर 3-4 साल में दुगना होता है, तो आप 15-20% कगार से दोस्तों ग्रो करोगे। ये यहां से हमको विजन मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर 15-20% के कगार से आपका प्रॉफिट और सेल्स बढ़ता है, तो आपके वैल्यूएशन भी दोस्तों बढ़ते हैं। ऐसी कंपनी आपको मल्टी ईयर रैली दे सकती है। पास्ट डेटा देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो करेंगे बढ़िया करेंगे। फ्यूचर में भी दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रहेगी। आने वाला समय को ड्राइव करेगा डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, ओटीसी और न्यू एनर्जी बिजनेसेस। दोस्तों अपने आप को ये पोजीशन करेंगे ग्लोबल लीडर, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लिवरेज करके। तो दोस्तों मैं क्या उम्मीद रखूं रिलायंस से आने वाले समय में। दोस्तों 15-20% का इन्होंने ग्रोथ का अंदाजा दिया है। मैं आपके साथ जस्ट ग्रोथ डेटा कुछ शेयर करता हूं। पिछले लॉन्ग हिस्ट्री देखे दोस्तों, 30 साल में 20% कगार से ऑलरेडी हमने ग्रोथ देखा है। दोस्तों 20 सालों में 15%, पिछले 10 साल 7.5% का ग्रोथ, 5 सालों में 9.4% ग्रोथ, क्योंकि अब इनके जो ग्रोथ इंजन है जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में एस्टैब्लिश किया, अब वो चलने लगे हैं। दोस्तों नियर टर्म पिछला साल में देखूं तो नेगेटिव ग्रोथ था ड्यू टू क्रूड ऑयल। दोस्तों लास्ट ईयर 2.6% के एक म्यूटेड सेल्स ग्रोथ दर्ज करवाए और 6.7% के प्रॉफिट आए। दोस्तों ये क्वार्टर में हमने वापस से ग्रोथ देखा है 12% का, जो कि अच्छा ग्रोथ है, पर प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों प्रॉफिट नीचे आते हैं रिफाइनरीज की वजह से। आपने Q1 में बड़ी बड़ी रिफाइनरी की कंपनी देखी हो, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी, जिनके प्रॉफिट 80% से टूटे हैं। आप रिलायंस को भी देख रहे हैं, वो डिपेंड नहीं है खाली आपके रिफाइनिंग के ऊपर, इनके अदर बिजनेसेस भी है, तो इनको इतनी मार नहीं पड़ी जितनी उन कंपनियों को पड़ी है। दोस्तों मार्जिन कुछ डाउन आए और प्रॉफिट टूटे। मैं दोस्तों अगर मार्जिन ऐसे ही उम्मीद करूं तो इस साल में ग्रोथ उम्मीद करूंगा बिजनेस में। प्रॉफिट दोस्तों म्यूटेड टू सम डिक्लाइन रह सकते हैं ये साल, बट वी विल अपडेट इन Q2 एक्चुअली आवर एस्टिमेट फॉर ईयर एंड। दोस्तों मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके सामने रखे हैं, ये लॉन्ग टर्म के इनके मार्जिन
हम देख सकते हैं दोस्तों 9% 8% के आसपास के इनके मार्जिन लॉन्ग टर्म रहते हैं। क्वार्टर वन में कम मार्जिन है 7.4 के, राइट। तो ये क्वार्टर रिफाइनरी की वजह से दोस्तों मार्जिन कम है, पर अगेन आने वाले समय में आके हम मार्जिन को सुधरते देखेंगे। लिवरेज रेशियो देखें तो दोस्तों हमने पहले ही बताया आपको कि इनके पे ह्यूज डेप्ट है, 3 लाख करोड़ की डेप्ट। पर डेप्ट के सामने हम अगर रिजर्व देखें वो भी दोस्तों 10 लाख करोड़ के करीब का है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल है 35% का। हम नहीं कह सकते हैं कि 3 लाख करोड़ की डेप्ट रिलायंस के लिए बड़ी है। डेप्ट रेशियो भी 50% है, यानी टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले आधी है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी खाली 4 है दोस्तों, ये कम है, राइट। पर अर्निंग रेशियो क्या आते हैं दोस्तों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.3, रिटर्न ऑन एसेट 4, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 11 गुना। अर्निंग रेशियो भी दोस्तों रिलायंस के बढ़िया ही है। सो अब दोस्तों हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। दोस्तों पी रिलायंस का 30 का है दोस्तों। लास्ट ईयर जो भी ईयर क्लोज हुआ इनका ईपीएस 103 था, 29 का पी। रिलायंस के हिस्ट्री के हिसाब से इनको 20 का फेयर पी मिलता है, तो फेयर पी से थोड़ा महंगा था। ये साल दोस्तों ट्रेल ईपीएस 102 है, यानी अब तक क्वार्टर वन को अगर हम इंक्लूड करें तो अर्निंग को ग्रोथ नहीं मिला है, जिससे पी अभी भी इनका 29 है। फॉरवर्ड ईपीएस अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट्स डाउन आने की संभावना से दोस्तों 100 का ईपीएस रहेगा और मेरा पी 30 जाता है। गिरावट में दोस्तों 20 के पी के करीब हम जरूर इसको ले सकते हैं। पेग रेशियो नेगेटिव इसलिए रहता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी डाउन इस साल की दोस्तों है, राइट। तो पी थोड़ा महंगा 30 का। यील्ड 3.4% दोस्तों, यील्ड इनकी बुरी नहीं है जो इनको सपोर्ट दे सकती। बुक वैल्यू रिलायंस की 1368 है, प्राइस टू बुक वैल्यू खाली 2 गुना है। तो वैल्यूएशन हम नहीं कह सकते बहुत महंगे हैं, थोड़े बहुत महंगे हम कह सकते हैं, तो गिरावट में सपोर्ट मिल सकता है। तो इन डेटा के आधार पे मैं एस्टिमेट क्या रखूं दोस्तों? 2020 में जो 6 लाख करोड़ का टर्नओवर था, ये अब तक नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख करोड़ पहुंचा है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कंजर्वेटिव 12% ग्रोथ की उम्मीद रखी है। देखो रिलायंस ने हमें 15-20% का ग्रोथ कहा है, वो ग्रोथ आता है बहुत बड़ी बात है, पर मैं कंजर्वेटिव रहूं तो भी दोस्तों रिलायंस 2031-32 तक 20 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करेगा। दोस्तों 2030 तक 1.3 लाख करोड़ के प्रॉफिट को पहुंचेंगे, जो भी 79,000 करोड़ है। ईपीएफ जो अभी 100 है, ये करीबन 300 आने वाले 11 साल में पहुंच सकता है, और फेयर वैल्यू ही मैं 6,000 की उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। अभी दाम है इनके 3,000 के करीब, पर ये दाम है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू होता है लॉन्ग टर्म में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कितनी ही गिरावट आए दोस्तों, कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे सपोर्ट लेती है। तो यस दोस्तों, आने वाले समय में मैं रिलायंस से अच्छी खासी मल्टी ईयर रैली उम्मीद कर सकता हूं। मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद कर सकता हूं। गिरावट में हम ऐसी कंपनी को एक्युमुलेट कर सकते हैं। पर डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमने कहा है इसलिए रिलायंस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेटा अपने आप चेक करो, किसी पे डिपेंड न रहो दोस्तों। यस, रिलायंस हमारे फंड में है और हम रिलायंस को कंसिस्टेंटली फंड में रखते हैं, और ये डेटा हम इंडिकेट करते हैं कि रखने भी चाहिए, पर डिसीजन दोस्तों खुद के पोर्टफोलियो का आपको खुद को रखना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद यू द एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।